हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स मतलब रीजन ऑफ मोशन, और रीजन ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस के बारे में। तो जैसा कि शुरू से चलता आ रहा है, एक बार फिर से मैं रिपीट करूं कि सर्कुलर मोशन ऐसा स्पेशल मोशन है जहां पे वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड का अलग कहानी और डायरेक्शन का अलग कहानी चल रहा होता है पूरे चैप्टर में। ठीक। तो डायनामिक्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कह देंगे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लाने वाला फोर्स टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स की बात यहां हो जाएगी। एनीवेज, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, और टेंजेंशियल फोर्स का काम है सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करना। दोनों में सिर्फ लगाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कि आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स वाला रिवीजन ले लिया जाए। चलिए, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से दो बॉडी जोड़ दी हम, ये दोनों धागा से जुड़ा हुआ है। चलिए, ये T1, ये T2, ये भी 2 kg का है और ये भी 2 kg का है। ओमेगा हमने दे दिया, मान लीजिए 5 रेडियन पर सेकेंड से जब हम घुमा रहे हैं, और जो पहले वाला धागा है इसका लेंथ अगर हम 1 मीटर लिए और दूसरे वाले का भी चलिए 1 मीटर ही ले लिए, बताना है आपको T1 बाई T2। वीडियो रोकिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर आइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से ये वाला मास भी सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगला वाला भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। दोनों का अपना अपना रेडियस होने जा रहा है। एक का रेडियस 1 मीटर होगा तो दूसरे का, ये दोनों जुड़ के 2 मीटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना। ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा, ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड अलग अलग होगा दोनों का, ठीक है ना। तो स्पीड अलग अलग, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगा, क्योंकि आप जानते हैं एंगल तय करेगा सेम, क्योंकि एंगल सेंटर से बैठ के देखा जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का अपना अपना होगा उसी टाइम में, और इसी वजह से स्पीड अलग अलग होगा। क्लियर। तो चलिए, एनीवेज आप स्पीड भी बता सकते हैं। अगर ये V1 है तो आप कहेंगे ओमेगा R1, ओमेगा 5 है, R1 1 है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे का स्पीड भी आप बता सकते हैं, आप कहेंगे ओमेगा तो वही रहेगा R2, तो 5 इंटू 2 इज 10 मीटर पर सेकेंड। एनीवेज वो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों टेंशन की बात कर रहा है। तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं, यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि इसके दोनों तरफ का कुछ कहानी आ सकता है। ये किनारे पड़ा हुआ है, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन में किनारे वाले को पकड़िए और आगे बढ़िए। तो ये एक आज़ाद पंछी है, इसलिए यहाँ से पकड़िए और आगे बढ़िए। चलिए, ये 2 है, रेडियस यहाँ से 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 kg का मास है। इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो यही वाला धागा दे रहा है। क्लियर, यही वाला दे रहा है, मतलब T2 को होना होगा यहां का M, ठीक है ना, M तो दोनों बराबरे है, ठीक, ओमेगा स्क्वायर और क्या R2। क्लियर, M दोनों में का सेम ही है, ओमेगा दोनों के लिए सेम ही है, R2 अलग अलग है, R2 R1 अलग अलग है। तो M 2, ओमेगा है 5 स्क्वायर कीजिए 25, R2 कितना है 2 मीटर, तो 2 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। ठीक, उसी तरह से अगर T1 की बात करें तो आप कहेंगे कि M तो वही है,
इसका भी ओमेगा वही है, बस यहाँ R1 हो जाएगा। ठीक, तो T1 बराबर m ओमेगा स्क्वायर R1 हो जाएगा। जरा रुकिए रुकिए, क्या यहीं पे बात खत्म हो जाएगी इसकी? ये वो सेंट्रिपिटल फोर्स है जो ये वाले जो अंदर वाला मास है इसको चाहिए, तो ये T1 देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे का जो T2 है, क्या वो T2 पहले वाले से जुड़ा हुआ है? तो क्या T1 उस T2 को भी देगा? यही, हाँ यही देगा, यही देगा। इसको दूसरे तरह से जोड़ सकते हैं आप कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। नेट फोर्स की भाषा में अगर लिखते तब कैसे लिखेंगे? और सिंपल यहां पे हमको दिख रहा है कि ये T2 भी यही देगा, इसका सेंट्रिपिटल फोर्स भी ये देगा और T2 भी यही देगा। तो ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा फील होता है। ठीक, और अगर नेट फोर्स की भाषा में बात करते, याद रखिए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। तो जरा देखिए नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होता, तो ये वाला मास आपके सामने है, T1 इधर और T2 उधर। इस पर देखिए यहाँ पे ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे लगेगा। ठीक, धागा ऐसे बिहेव करता है जैसे सिकोड़ना चाहता है, तो पीछे वाले को आगे, तो आगे वाले को पीछे। ठीक है ना? तो ये वाले पे अब आप लिख रहे हैं तो नेट फोर्स इस बॉडी पे देखिए तो नेट फोर्स T1 इधर T2 उधर, तो T1 माइनस T2, क्या यही होता नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर? हाँ, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू इसका सेंट्रिपिटल फोर्स। दिख रहा है? तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, बोलने के तरीका में फर्क है। क्लियर? ये वाला थोड़ा सा किताबी परिभाषा वाला बात है नीचे में, और ये वाला फील करने वाला बात है। दोनों में एक ही बात है। देखिए T2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T2 पहले ही निकला हुआ है, ये वाला निकालिए। चलिए 2 ओमेगा स्क्वायर तो 25 है, R1 1 है, T2 पहले ही 100 न्यूटन निकाल के आप बैठे हुए हैं, तो 25 दूना 50, 150 न्यूटन आंसर। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट लिया जाए। अगला जो लेक्चर लेंगे हम वो पूरा डिस्कशन का ही ले लेंगे, और होपफुली वो लास्ट रहेगा, या जरूरत पड़ेगा तो एक और डिस्कशन ले लेंगे। ठीक, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट्स में जो कुछ एप्लीकेटिव पार्ट और बचे हुए हैं उसकी बात हम लोग करें। ये देखिए, अगर कोई स्फेयर है, यहाँ पे मान लिया मैंने हेमिस्फेयर लिया, आप नीचे भी ले सकते थे, एनीवेज यहाँ पे जब तक बोला नहीं फ्रिक्शन लेस लेना है, कोई स्मूथ लेना है सरफेस। ये बॉडी कोई था, इसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो ये एक तरफ लुढ़क गया। लुढ़क गया मतलब स्लाइड करने लगा बोलेंगे। ठीक, जैसे ही ये स्लाइड करने लगेगा तो चूंकि ये सर्कुलर पार्ट है, ठीक, तो उस पर सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा? तो कहिएगा mg का एक कंपोनेंट देगा। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप सेंट्रिपिटल का कम सेंट्रीफ्यूगल का ज्यादा बात करने लगते हैं। ऐसी चीजों में आप कहेंगे कि जैसे ही ये आगे बढ़ेगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, क्योंकि हाइट कम हो रहा है तो mgh कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा। तो थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं। सेंटर है, तो जैसे जैसे गिरना शुरू होगा ये तेज होने लगेगा, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा, तेज होने लगेगा, तो इसका mv² बाई r ज्यादा होने लगेगा।
ज़्यादा होने लगेगा। तो ये जो mg का एक कंपोनेंट इसको चिपका रखा था, इधर mg का एक कंपोनेंट चिपका रखा था, ये कमजोर पड़ने लगेगा। तो एक खास टाइम के बाद ऊपर से जब चलेगा तो ये कांटेक्ट ही छोड़ देगा, कांटेक्ट ही छोड़ देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कितना हाइट गिरने के बाद कांटेक्ट छोड़ देगा। तो मान लीजिए कि ये वाले हाइट को पे आने के बाद कांटेक्ट छोड़ दिया, इतना चलने के बाद। ध्यान दीजिए, मैं ऊपर से एच अभी ले रहा हूं, क्वेश्चन में कभी आपसे नीचे से एच ले ले तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे ये पूरा रेडियस है, तो नीचे से एच लेंगे तो ऊपर में आर माइनस एच, ऊपर से एच लिया तो नीचे आर माइनस एच। आर क्या है? रेडियस है, रेडियस है। तो चलिए, कितना एच पे ये कांटेक्ट छोड़ेगा इसकी बात हो रही है। ध्यान दीजिए, ये वाला तो आर ही है, आर ही है। कहीं पे एक थीटा ले लेते हैं। चलिए, ये हमने थीटा ले लिया, तो ध्यान दीजिए ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा। एनीवेज, mg का वो कंपोनेंट इधर क्या होगा? तो कहिएगा mg cos थीटा, एंगल के बगल वाले में mg cos थीटा, और अपोजिट है तो साइन थीटा। साइन थीटा की जरूरत ही नहीं है। हम कहेंगे कि जब ये कांटेक्ट जस्ट छोड़ेगा, ठीक, उस समय ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जस्ट द मोमेंट व्हेन द बॉडी, ठीक है, लूजेस कांटेक्ट, लूजेस कांटेक्ट, तो आप कहेंगे mg cos थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर बाई आर के। ठीक, एक तो ये बात है। दूसरा बात ये कि ये इसके पास जो वेलोसिटी आया है, अब हमें वो चाहिए होगा। m और g तो समझ में आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कहाँ से लाए? ठीक, रेडियस ध्यान दीजिए, यहाँ कैपिटल आर हम लोग ले रखे हैं, तो कैपिटल आर ही ले लीजिए सब जगह, mv स्क्वायर बाई आर। तो अब देखिए ये कहाँ से आएगा? तो कहिएगा वो काइनेटिक एनर्जी से आएगा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। आप कहेंगे mgh बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर के। 2 के इधर लाइए, mv स्क्वायर बच गया, सीधे वहां पे mv स्क्वायर की जगह पे ये डाल देंगे ले आके। mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh। ठीक है, तो mg cos थीटा इज 2mgh बाई आर। m से m काट दीजिए, g से g काट दीजिए, ठीक है ना। 2h बाई आर बराबर cos थीटा। आप कहेंगे कि थीटा तो नहीं दिया हुआ था, तो देखिए थीटा का कुछ ना कुछ मामला बन जाएगा। ये थीटा है, तो cos थीटा का वैल्यू बोलिए। cos थीटा बगल वाला बाई हाइपोटेनस, बगल वाला कितना है? r माइनस एच, r माइनस एच आर डिवाइडेड बाई आर, 2h बाई आर। तो आपसे पूछ रहा है छोटा वाला h, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, अब बाकी कैलकुलेशन पार्ट है। 2h, हाँ r से r तो काटिए ना, 2h इक्वल टू आर माइनस एच, माइनस एच को इधर रहिए, 3 हो गया, इसलिए सीधे लिखिए h बराबर कैपिटल R बाई 3, आंसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था कि कैसे आप अगर किसी स्फेरिकल सरफेस पे आप स्किड करना शुरू करें। इस तरह के कई बार बच्चे पार्क वगैरह में इस तरह का काम कर रहे होते हैं, कोई किसी बड़े चट्टान पे हैं या ऐसे भी, तो जब वो फिसलेंगे तो एक खास टाइम के बाद वो कांटेक्ट छोड़ देंगे सरफेस का। ठीक,
मौत का कुआं फेमस एक है, सारी बुक्स में रहता है, तो हम लोग भी चर्चा कर ले। क्या है ये? मौत का कुआं, डेथ वेल। क्या होता है इसमें? तो कुछ नहीं, बाइक राइडर्स और कार वगैरह भी चलते हैं, ऐसा नहीं कि खाली बाइक ही चलता है। ये कुएं में चले जाते हैं और धीरे 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 स्पीड पकड़ते पकड़ते पूरा किनारे एकदम क्या कहते हैं, ऊपर चले आते हैं, और वो गिरते उड़ते नहीं हैं। मान लीजिए कि वो राइडर यहाँ पे है, मैंने उसका कुछ सडन बनाया, तो ये अब सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखिए आप कुआं में, मैं आपसे पूछूं सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ये सेंटर की तरफ, तो वो कौन दे रहा होगा? कौन दे रहा होगा? तो कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है। हाँ, तो वही तो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन है ये, नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले ये कि नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो चाहिए। अब आइए, ये नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक, तो आप कह देंगे वो mv²/r है। हाँ है, ठीक है। आर क्या है? तो ये वाला रेडियस हुआ, इसके सेंटर से पेरिफेरी की दूरी हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि mg जो अभी नीचे लग रहा है वो इन दोनों के 90 डिग्री पे है, तो क्या इनको कोई कैंसिल कर रहा है क्या इन दोनों में से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो मामला अभी इक्विलिब्रियम का नहीं आया, तो ये तो फिसल जाएगा नीचे। लेकिन ये नीचे क्यों नहीं फिसला? तो पता चला कि ये जो दबा रहा है सरफेस पे, नॉर्मल रिएक्शन जो है वहां पे फ्रिक्शन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये कितना भी तेज चलाए, कितना भी mv²/r पैदा कर ले, वो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये यहां नहीं टिक सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन इज एसेंशियल हियर, एसेंशियल, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता है हियर। ठीक है ना? किस लिए? टू बैलेंस mg को बैलेंस करने के लिए। ठीक, और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा F। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकता है? तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है μmg के। ध्यान रखिए, ये जो आप अक्सर लिख देते हैं μmg, ये उनके लिए है, फ्रिक्शन पढ़ चुके होंगे आप लोग, नहीं तो अभी सुन लीजिए फिर से। ये उनके लिए है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये आप काम कर रहे हैं। आप इधर mg, ठीक है ना, तो ये इधर n, तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखते हैं तो आप कहते हैं μn = μmg। तो μmg से पहले कौन आया? μn। तो बेसिकली जब फ्रिक्शन की बात कर रहे होंगे तो आप नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे होंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन आमतौर पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mg है, इसलिए आप mg लिख के निकल जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फ्रिक्शन की आधी पढ़ाई इसी पे आपका कंप्लीट हो जाता है कि आप नॉर्मल रिएक्शन पहचानते हैं सही कि नहीं। अगर वो आप सही है आपका तो नहीं फंसेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन mg था, इसलिए μmg कर दिए। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mv²/r। तो इसलिए आप μmg नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? μmv²/r। ठीक, चलिए, तो अब इन दोनों को तो फरियाद दिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते ही हैं हमेशा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, यहाँ पे आइए, अब इनको बराबर कीजिए कि फ्रिक्शन कम से कम कितना चाहिए? तो इतना चाहिए ताकि इसको बैलेंस कर सके। तो आइए यहाँ पे, नाउ μmv²/r = mg। m से m काट दीजिए, m से m काट दीजिए,
म्यू वी स्क्वायर बाई आर बराबर जी। अब देखिए जी कांस्टेंट है, इनका जो रेडियस होगा वो चेंज नहीं करेगा, ठीक। वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा तो आपसे पूछेगा कि कितना वेलोसिटी रखे कम से कम कि वो ना गिरे, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी आप कम रखेंगे तो mg से ये छोटा हो जाएगा, और ये mg से छोटा हो जाएगा तो इसको कैंसिल नहीं करेगा, तो नेट फोर्स नीचे हो जाएगा, बॉडी गिरने लगेगा। इसलिए इनको इसके बराबर होना होगा या इनसे बड़ा होना होगा। तो इसलिए वी स्क्वायर को पहले तो इज इक्वल टू लेके हम लोग चल रहे हैं, तो लिख दे आर जी बाई म्यू, ठीक। और फिर v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी बाई म्यू। इतना होना होगा या इससे ज्यादा होना होगा। सो नॉट टू स्किड वेलोसिटी हैज टू बी इक्वल टू और मोर देन दिस, ठीक। सिंबल में भी आप सीधे लिख सकते थे, लेकिन वो छोड़िए ना, ये बात जब बोले ना तब जाके आपको फील आया रहता है, वरना फटाफट आप फॉर्मूला बना के निकल जाते हैं और कल परसों में फिर इधर का उधर कर लेते हैं। तो ये बात थी मौत के कुआं की। ध्यान रखिए, इसमें ये आदमी था, आपको ये भी कह सकता था कल होके कि कोई ऐसा रोटेटिंग सिलेंडर है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है या यहाँ पे कोई कीड़ा चिपका हुआ है, तो उस कीड़े का मांस उस देखिए कुछ, अरे कहानी जो बनाए कॉन्सेप्ट यही है, ध्यान रखिए, ठीक। ये अभी ये आदमी रोटेट कर रहा था, हो सकता है सिलेंडर में ही एक्सिस बना दे और सिलेंडर को रोटेट करा दे, वो जैसे भी कराएगा नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा किसको, mv स्क्वायर बाई आर को, और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन आपको दिखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेंगे और mg को बैलेंस कर देंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग लेने जा रहे हैं कि अगर किसी धागे में आप बॉल को या पत्थर को वर्टिकली नचा दे तब क्या मामला आएगा। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग वर्क एनर्जी का सिंपल बातें, एनर्जी की भी बातें सिंपल ही है, लेकिन उसका जम के यूज करेंगे आप, क्योंकि ये लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड में सर्कुलर मोशन करने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से जब नीचे पहुंचेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो नीचे का स्पीड ज्यादा होगा ऑलवेज। बस इतना ही सब यूज होगा, थोड़ा बहुत बाकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपका सारा काम निकल जाएगा। चलिए ये देखिए, बॉडी जैसे ही ऊपर से नीचे पहुंचा तो ये एक रेडियस, फिर ये एक रेडियस, आपको दिख रहा होगा कितना हाइट गिरा है, तो 2r हाइट गिरा है। क्लियर? अगर इस पोजीशन तक आया हुआ है तो r हाइट का फर्क पड़ेगा। आप जानते हैं mgh जो एनर्जी लिखते हैं उसमें h हमेशा along द ग्रेविटेशनल फील्ड लेंगे, तब आप mgh लिख सकते हैं। जो along द हुआ है वही वर्क डन हुआ है और उसी को एनर्जी से मतलब है। एनीवेज, अगर यहां पे वेलोसिटी हम 0 कर दे, हम इस तरह से नचाए इस पत्थर को कि यहां आके वेलोसिटी 0 हो जाए, तो क्या ये सर्किल कंप्लीट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो धागा है ये तो अपना टेंशन 0 कर लेगा कि ठीक है बाबा तुम यहां पे 0 हो गए हो तो हमारे में कोई टेंशन नहीं दोगे, लेकिन mg को कौन बैलेंस करेगा?
इसलिए mg को बैलेंस करने के लिए इसको यहां पे भी चलते रहना होगा एक सर्टेन स्पीड से। ठीक, mv²/r मैंने ऊपर का स्पीड लिया, क्लियर। इतना नहीं रहेगा तो ये धागा, ये जो चला था पत्थर, ये मुड़ जाएगा रास्ते में से, इधर से, ये पूरा के पूरा हो सके। तो इसका मतलब कि अगर इससे स्पीड कम रखेंगे तो सर्किल कंप्लीट ही नहीं होगा। तो जस्ट टू कंप्लीट द सर्किल, यही अक्सर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जस्ट सर्किट को कंप्लीट जब करना है तो कम से कम कितना वेलोसिटी चाहिए, तो इतना चाहिए कि mv²/r mg को बैलेंस कर सके। ठीक है, जस्ट टू कंप्लीट द सर्किल। ठीक है, स्पीड एट द टॉप मस्ट इक्वल mg। ठीक है ना। चलिए, तो mv²/r इज इक्वल टू mg। यहां पे अगर टेंशन होता तो टेंशन इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचता और वो mg में जुड़ जाता। ठीक, लेकिन जस्ट कंप्लीट करने के लिए उस समय टेंशन को आपने कर लिया जीरो, कि वो टेंशन जस्ट उस पॉइंट पे नहीं भी रहा तब भी ये सर्किल पूरा कवर के आगे बढ़ गया। लेकिन याद रखिए, आगे बढ़ते ही टेंशन आ जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ते ही स्पीड बढ़ने लगेगा। ठीक, हाइट घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, बढ़ेगा, ऐसा होते जाएगा। तो ये ऊपर का स्पीड बोलते ही आप तुरंत निकाल देते हैं क्या, v इज इक्वल टू √√rg। समझ गए जी ये बात। अच्छा, आइए इस पॉइंट पे अब आते हैं। ये इसको भी कह दिए थे तो इसको मैं v1 कहने जा रहा हूं और यहां को v2 कहने जा रहा हूं। आपको आगे का बताने का यहां जरूरत नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन ले लिए तो, क्योंकि ये v1 ही यहां पे भी हो जाएगा, वही सिमिलर सिचुएशन होगा। तो इसलिए आप v1 और v2 की बात आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एनीवेज, यहाँ का वेलोसिटी इतना होगा और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv² का वैल्यू rg। ठीक, तो mgr/2। ध्यान रखिए, वहां का काइनेटिक एनर्जी mgr/2। मैं क्यों काइनेटिक एनर्जी भी लिखता चल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से बन रहा होता है, कई बार आपको दोनों में क्वेश्चन पूछ रहा होता है। आइए यहां पे v1 पे आइए। ठीक, एट v1 पोजीशन अब पहले का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें कुछ और एनर्जी जुड़ जाएगा, और इसी वजह से दोनों को आप साथ साथ लेके चल रहे होते हैं और इसी वजह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या जुड़ जाएगा, तो देखिए तो कितना हाइट में कमी आया, mgr, इतना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आया, तो वो किस में जुड़ जाएगा, पहले वाले काइनेटिक एनर्जी में। तो इसलिए अब इस बार पहले ही एनर्जी लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी उस जगह का v1 पोजीशन पे mgr/2 अब प्लस mgr। ठीक, 3/2 mgr। मैं जानबूझ के इसको 0.5 mgr लिख रहा हूं एक खास मकसद से, थोड़ी देर बाद बात करते हैं उस पे। हाफ 1.5 mgr। और अब आइए, जैसे ही यहां का एनर्जी आपने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसका जो वेलोसिटी है वो ये v1 पोजीशन है, तो यहां पे
इधर mv² v1² बाई आर, और यहां पे अब टेंशन है, इसको मैं T1 कह देता हूं, ठीक, क्योंकि अभी ये वेलोसिटी ज्यादा है, दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। आप कहेंगे कि इसमें mg नीचे, क्या इस टेंशन को mg से मतलब है? नहीं, 90 डिग्री पे इसका कोई कंपोनेंट इसमें नहीं है। यहाँ पे बॉडी फ्री फॉल में है थोड़ी देर के लिए, कोई उसको वर्टिकल फोर्स उस पे नहीं लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ठीक इस पॉइंट पे कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg के, और उस mg को ना ही ये mv1² बाई आर, ना ही T1 जो टेंशन है वहां का वो डिस्टर्ब करके, क्योंकि 90 डिग्री पे है, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। एनीवेज, अब आप यहाँ का टेंशन बताइए। तो एक तो पहले वेलोसिटी लिख लीजिए, आज जैसे ही लिखिएगा तो ये आ जाएगा। तो हाफ mv² mv1² इज इक्वल टू 1.5 mg/r, m से m काटिए, ठीक है ना। तो v1² इज इक्वल टू 3gr, ठीक, इसलिए v1 बराबर √3gr। ये बात यहाँ का ये आ गया। अब बताइए कि टेंशन क्या हो जाएगा? तो टेंशन बराबर mv1² बाई आर। T1 m v1² कितना आया है? 3gr, डिवाइडेड बाई mv1² बाई आर, आर से आर काटिए, 3mg। अब आइए लास्ट वाले v2 पोजीशन पे, थोड़ा जगह बना लूं मैं। v2 पोजीशन पे, एट v2 पोजीशन, क्या v2 पोजीशन का मतलब लोवेस्ट पोजीशन है? हाँ, लोवेस्ट पोजीशन है, लोवेस्ट पोजीशन है। कितना फर्क पड़ा यहाँ काइनेटिक एनर्जी में? तो कहिएगा पहले वाले में से 2 mgh होने जा रहा है, 2 mgr होने जा रहा है, तो वहां का काइनेटिक एनर्जी पहले वाला mgr/2 माने हाफ mgr अब +2, तो कितना हो जाएगा? 1.5 की जगह 2.5 मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक। वहां का वेलोसिटी बताइए, तो आप कहेंगे हाफ mv2² इज इक्वल टू 2.5 mgr, m से m काटिए, v2 बराबर 10, 5 ना, ये 5gr या rg जो बोलिए, ये आया v2। यहां का अब काइनेटिक एनर्जी लिख दिए, वेलोसिटी लिख दिए, अब टेंशन लिखिए। यहां का टेंशन, यहां का टेंशन अगर हम T2 कह दे, T2 कह दे, ठीक, तो अब रुक जाइए। यहां पे mg का टेंशन में कोई रोल नहीं था क्योंकि 90 डिग्री था, यहां पे भी कोई रोल नहीं हुआ क्योंकि 90 डिग्री है, लेकिन बाकी सब जगह ऊपर भी रोल है और बाकी सब जगह नीचे भी रोल है, क्योंकि mg का कोई ना कोई कंपोनेंट टेंशन बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। इसको फील कीजिए तब आगे बढ़े। तो इसलिए अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो आप लिखेंगे ही, ठीक, mv2² बाई आर नीचे की तरफ, ठीक है ना, साथ में mg भी लिखेंगे, साथ में mg भी लिखेंगे।
क्लियर? तो अब देखिए, चलिए एम वी टू स्क्वायर बाई आर कीजिए। एम वी टू स्क्वायर 5 GR हो जाएगा, ठीक। आर से आर काट दीजिए तो 5 mg, देखिए स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 5 GR हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आर से आर कटा तो 5 mg ये रहा, अब प्लस mg इज इक्वल टू 6 mg। ये बात इतना मशहूर है कि आपको 6 mg लास्ट में आएगा, ये याद रहेगा। लेकिन याद रखिए, हम लोग सारा केस कौन सा देख रहे हैं? जस्ट टू कंप्लीट द सर्किल। क्यों? अगर जस्ट टू कंप्लीट द सर्किल नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि यहां से उससे तो कम स्पीड रखेंगे तो सर्किल कंप्लीट ही नहीं होगा। क्लियर है? ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा स्पीड रख देते, इससे ज्यादा रख देते, तो क्या सर्किल कंप्लीट नहीं होता? बिल्कुल होता। तो जस्ट कंप्लीट करने के लिए सारा कहानी चला रहा है, लेकिन उससे ज्यादा रखेंगे तो यहां का जो mv स्क्वायर बाई आर होगा वो mg को कैंसिल तो करेगा ही, उसके अलावा बच जाएगा तो वो टेंशन को बढ़ा देगा, तो यहां पे भी टेंशन आ जाएगा। क्लियर? और वहां पे भी टेंशन नहीं था, इसलिए वो हम लोग लिखे ही नहीं है। चाहते थे यहां पे भी कुछ लिखते, फिर लास्ट में उसको जीरो करते, पहले जीरो कर दिए हैं। ठीक है? तो अब देखिए, जस्ट टू कंप्लीट द सर्किल में जो कहानी चला वो बड़ा सुंदर है। अगर आप इस तरह से सीक्वेंस बना ले और इसी में वो बार बार घुमा फिरा के पूछता रहता है, अगर जस्ट टू कंप्लीट द हुआ है तो यहां का टेंशन 0, यहां का 3 गुना तो यहां का 6 गुना, देख लीजिए 0 3 6। अब आइए एनर्जी का मामला, कि कोई एक ध्यान रखेंगे आप सब पकड़ लेंगे, टेंशन नहीं है। मुझे तो ये एनर्जी वाला ज्यादा पसंद आता है कि ये 98 है। अरे 98 मतलब आधा रुपया, तो ½ mgr है 98, ठीक। तो दूसरे जगह का जो है वो 1.5 हो जा रहा है, 1.5 गुण। अगर वो 1 रुपया है तो ये 1.5 रुपया हो गया, तो ये 2.5 रुपया हो जाएगा। इसमें सीधा रिलेशन जो आता है ना, ये ज्यादा अच्छा हमको लगता है कि ये 1/2, 3/2, 5/2। अगर आप सिर्फ एनर्जी का आप अगर ये ध्यान रख लिए तो डेफिनेटली आप उससे काइनेटिक एनर्जी वाला वेलोसिटी निकालेंगे तो टेंशन निकाल लेंगे। याद कोई एक ही रखेंगे चलेगा, सब मत याद कीजिएगा, या तो टेंशन वाला याद रखिए और नहीं तो सबसे अच्छा ये एनर्जी वाला है, क्योंकि आप ½ mv स्क्वायर लिखेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी भी बता देंगे, और जैसे वेलोसिटी निकालेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखेंगे और टेंशन बता देंगे। ठीक है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर होता है उस जगह पे। क्लियर? तो ये था वर्टिकल सर्किल का मामला। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये धागा टूटेगा तो टूटने की संभावना कहां पर ज्यादा है? एट दी लोवेस्ट पोजीशन, क्योंकि फिर जैसे ही इसके आगे बढ़ने लगेगा धीरे धीरे स्पीड कम होने लगेगा, कम होते होते फिर यहाँ पे सबसे कम होगा उतना ही होगा जितना कि जस्ट कंप्लीट हो जाए, mv स्क्वायर बाई आर बैलेंस कर दे mg को। तो टूटने की संभावना सबसे ज्यादा लोवेस्ट पोजीशन पे है। ये था वर्टिकल सर्किल का मामला। इसमें हम लोग सर्कुलर मोशन तो देख ही रहे थे, साथ में एनर्जी का खेल भी खेल रहे थे, और न्यूटन्स लॉ है तो टेंशन का। तो ध्यान रखिए, ये वाला दोनों पोजीशन पे mg का कोई रोल नहीं था, ठीक, टेंशन में। इसी के साथ हम लोग सर्कुलर मोशन का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आप जानते हैं कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को खंगाला जाता है। तो अगला लेक्चर एक डिस्कशन हम लेके आ रहे होंगे, अगर समय इजाज़त दिया तो 2 डिस्कशन रख देंगे।
ताकि इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन वहाँ देखेंगे, और जहाँ जहाँ कुछ मुश्किल वाली बातें होंगी तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट और रिफाइन होगा, और नए कुछ भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन बनाते समय। इसलिए फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस हो जाता है न्यूमेरिकल्स का। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।